हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू। और आज के इस क्लास में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए क्लास 12 की हिंदी साहित्य का इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर है उसको देखेंगे और जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम खंड ब से शुरुआत करेंगे। खंड अ जो है हम इसका पहले ही कर चुके हैं और खंड ब में इसके जो आपके लघुत्रात्मक प्रश्न हैं वो प्रश्न हम यहाँ पर करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि समाचार कैसे लिखा जाता है एवं समाचार लिखने में किस शैली का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मैं आगे बता दूंगा कहाँ से आपको लेनी है और ये आंसर आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, ज़रूर आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो समाचार कैसे लिखा जाता है और समाचार लिखने की किस शैली में का उपयोग किया जाता है, तो आप लिखेंगे कि समाचार पत्रों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं और उस शैली को उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे मुख्य तथ्य, सूचना या जानकारी को सबसे पहले लिखा जाता है। उसके पश्चात कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि समाचार समाप्त नहीं होता। इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है, अगला प्रश्न है दूसरा। दोस्तों ये जो बता दूं कि जो उल्टा पिरामिड शैली होती है, कई बार अगर प्रश्न यहाँ से बनता है कि उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग हैं, तो ये 3 इसके भाग होते हैं। एक होता है इंट्रो, जिसे हिंदी में मुखड़ा के नाम से जानते हैं। उसके बाद होता है इसकी बॉडी और फिर आता है समापन, ठीक है। ये उल्टा पिरामिड शैली होती है और समाचार लेखन में काम में ली जाती है। दूसरा प्रश्न है पत्रकारिता लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन्हीं 4 सावधानियों को लिखिए। तो पत्रकारिता के समय जो सावधानियां रखनी होती है उसमें वो होती है कि एक तो वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, ज़्यादा लंबे वाक्यों का प्रयोग नहीं किया जाए। दूसरा ये होता है कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाए, ज़्यादा गंभीर, ज़्यादा जटिल और साहित्यिक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट होता है कि लेखन में नीरसता न हो, इसके लिए मुहावरे, लोकोक्ति का भी प्रयोग कहीं कहीं पर किया जा सकता है। और लेखन में शुद्धता के साथ ही विचारों की तारतम्यता की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न है कि लेखक बृजमोहन व्यास कौशाम्बी लौटते हुए अपने साथ क्या क्या लाए थे। तो लेखक जब वापस कौशाम्बी लौटे तो उनके साथ में क्या क्या था। तो आप लिखेंगे कि लेखक बृजमोहन व्यास जहाँ कहीं भी जाते वहाँ से कुछ न कुछ ऐसी सामग्री अवश्य लाते जिसे संग्रहालय में रखा जा सके। कौशाम्बी लौटते समय वे अपने साथ पसोवा गांव से कुछ बढ़िया मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ, उसके बाद में सिक्के और मनके तो लाए ही थे, साथ ही साथ 20 सेर वजन वाली चतुर्मुखी शिव की प्रतिमा भी लाए थे जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे रखी थी। और बाद में दोस्तों गांव वाले आते हैं और उस शिव प्रतिमा को वापस जो है वो अपने गांव लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, मैंने ब्रह्मवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जयशंकर प्रसाद साहब की पहली रचना है देवसेना का गीत, इसमें देवसेना जो है ये पंक्तियाँ बोलती है। तो ये कहती है कि देवसेना निराश और दुखी होकर के जीवन के उस समय को याद करती है जब उसने स्कंदगुप्त से प्रेम किया था। उन्हीं क्षणों को याद करते हुए वह कहती है कि मैंने स्कंदगुप्त से प्रेम किया और उन्हें पाने की चाह में जो वो लगातार मैंने चाह मन में पाली थी, किंतु मेरा यह भ्रम था। मैंने आज जीवन की आकांक्षा रूपी पूंजी को भीख की तरह लुटा दिया है। मैं इच्छा रखते हुए भी स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकी। आज मुझे अपनी इस भूल पर पश्चाताप हो रहा है। इसीलिए कहती है कि मैंने मेरी जीवन की जो सकल पूंजी थी उसे मैंने लुटा दिया, मधुकरियों की भीख लुटाई। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, विष्णु खरे अथवा तुलसीदास में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय दीजिए। आपके एग्जाम में 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा, किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं विष्णु खरे साहब की। साहित्यिक परिचय देखेंगे हम इनका। विष्णु खरे कवि, लेखक और अनुवादक रहे हैं। कवि के रूप में वह जनता की समस्याओं से जुड़े हैं। अपनी कविताओं में अपनी भाषा के माध्यम से अभ्यस्त जड़ताओं और अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध एक शक्तिशाली नैतिक विरोध को अभिव्यक्ति प्रदान की है।
नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे इनका कला पक्ष। विष्णु खरे की भाषा सशक्त और वर्ण्य विषय के अनुकूल है। आपने तत्सम शब्दों के साथ ही बोलचाल के प्रचलित शब्दों को अपनाया है। आपने मुक्त छंद को अपनाया है और जो अलंकार स्वाभाविक रूप से आ गए हैं उनको अपनी कविताओं में स्थान दिया है। तो इस तरीके से हमने इनके भाव पक्ष और इनके कला पक्ष को हमने जाना। नेक्स्ट अब इनकी कृतियां देखेंगे। साहित्यिक परिचय में आपको ध्यान रखना है, साहित्यिक परिचय जब लिखा जाता है तो साहित्य के बारे में जरूर लिखा जाता है। तो मरुप्रदेश और अन्य कविताएं जो कि टी.एस. इलियट की रचनाओं का अनुवाद किया था, इस नाम से याद रखिएगा। टी.एस. इलियट अंग्रेजी के महान कवि हुए हैं। उन्होंने डेजर्टेड विलेज नाम से जो है वो इंग्लिश में पोएम्स लिखे थे और इन पोएम्स का अनुवाद जो है वो विष्णु खरे साहब ने मरु प्रदेश और अन्य कविताओं में किया है, इस शीर्षक से किया है। दूसरी इनकी रचना है एक गैर रुमानी समय में, 1970 में ये इनका कविता संग्रह है। खुद अपनी आंख से, ये भी एक कविता संग्रह है। सबकी आवाज़ के पर्दे, 1994 कविता संग्रह है। और पिछला बाकी, ये भी इनका एक कविता संग्रह है। तो ये इनकी रचना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, संभव की कौन सी मनोकामना परिणाम लेकर आई थी जिस परिणाम से वह बहुत खुश हो गया था। तो जैसा कि आप सबको पता है कि संभव जो है उस पहाड़ी पर जाता है, मनसा देवी की पहाड़ी पर, और वहाँ पर एक मन्नत का धागा बांध करके आता है, ठीक है। और उसके बाद में नीचे उतरते वक्त उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। तो आपको लिखना है कि पारो को अपने सम्मुख देख संभव के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो गया। वह कुछ देर पहले ही इसी लड़की को पाने और देखने की चाहत में मनसा देवी के मंदिर में धागा बांध करके आया था। वह मन्नत मांगकर मंदिर से बाहर निकला ही था कि लड़की देवी के मंदिर के बाहर मिल गई। वह पारो को देख प्रसन्न हो उठा। उसको लग रहा था कि आज उसकी मनोकामना खूबसूरत परिणाम लेकर के आई है। तो ये हमने एक प्रश्न पत्र किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे उसको हम सब कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और इसकी PDF आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा हमारा ऐप डाउनलोड करिए, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, आप उसे भी डाउनलोड करिए, जहां पर हमने क्लास 12 के लिए विभिन्न कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।